Hello students, in the sequence of my lectures on electrochemistry chapter, your plus 2 chemistry of NCERT, today I'm just going to discuss with you the effect of dilution on molar conductivity, a very important article, of course very simple also, but most important thing in this lecture, in the second video, I'll be just going to discuss with you about various numericals which are related to molar conductivity, specific conductivity, equivalent conductivity, because in the previous lectures I just discussed with you about what do you actually mean by specific conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity, and now I'll be just proceeding my lecture with that how the dilution affect molar conductivity. स्टूडेंट्स यू शुड बी नोइंग दैट देयर इज एन इक्वेशन और उस इक्वेशन को बोलते हैं डिबे हक्कल ऑन सागस इक्वेशन. ये इक्वेशन क्या है पहले इसको समझते हैं. ये इक्वेशन है अंडर द रूट ये इक्वेशन है बेटे लैम्डा एम ऑफ सी इज इक्वल टू लैम्डा एम ऑफ नॉट माइनस अंडर द रूट ऑफ बी अंडर द रूट ऑफ सी. ये एक इक्वेशन है. इक्वेशन तो हमने लिख दी, इसकी डेरिवेशन ये आपके लेवल पर नहीं है, प्लस 2 केमिस्ट्री के लेवल पर नहीं है, बट आई वुड लाइक कि मैं इसके बीच में जो डिफरेंट टर्म्स यूज है उसका सिग्निफिकेंस आपको बता दूं. द इक्वेशन इज लैम्डा एम ऑफ सी इज इक्वल टू लैम्डा एम ऑफ नॉट माइनस बी अंडर द रूट ऑफ सी. हियर लैम्डा एम ऑफ सी इज क्या होता है बेटे, इट्स मोलर कंडक्टिविटी at a given concentration. Lambda m of C naught is molar conductivity at infinite dilution. Student, you should be knowing that कई बार इसको इस टर्म को हम ये भी बोल देते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. क्या इसको नाम देते हैं? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. B एक कांस्टेंट है, B इज अ कांस्टेंट एंड C जो है वो है कंसंट्रेशन. ये कंसंट्रेशन किस चीज की है? यू शुड बी नोइंग दिस इज दैट कंसंट्रेशन जहां पर हम उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को निकालना चाहते हैं. देखिए यहां पर दो मैंने एक ग्राफ बनाया एंड इन दिस ग्राफ इस एंड पर इस एक्सिस पर मैंने क्या लिया, अंडर द रूट ऑफ C, ठीक है, एंड इन दिस एक्सिस आई हैव टेकन the value of lambda m of C. ये लिया. Now ये दो इक्वेशन है, इसके बीच में इस ग्राफ को थोड़ा आप ध्यान से समझें कि ये दो मैंने कर्व्स बनाए एंड इन दीज टू कर्व्स व्हाट इज दैट, ये आपके पास क्या है, आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ कौन सा, KCl. KCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. मतलब ये सिर्फ KCl के लिए नहीं है, ये एक जनरल मतलब कर्व है, पैटर्न है which represent the variation of molar conductivity for strong electrolytes. और अगर आप इसको ध्यान से देखें इसके बीच में ये स्ट्रेट लाइन है ना, और ये थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है कर्व. तो अगर हम इस कर्व को देखें तो क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, क्योंकि इधर तो इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है तो मोलर कंडक्टिविटी में स्लाइट इंक्रीज है. देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज. अब ऐसा क्यों? मैंने अपने पिछले लेक्चर में एक बड़ी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और वो दो फैक्टर क्या होते हैं, एक तो होता है नंबर ऑफ आयंस और दूसरा होता है क्या, ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस. ये दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है. अब अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या स्पेशलिटी क्या होती है, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन इवन एट हायर कंसंट्रेशन. मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उसको डाइल्यूट, मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं उसको डाइल्यूट करता चला जा रहा हूं तो उसके बीच नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ रहे, है ना. ये देखो मैंने यहां पे लिख भी दिया है क्या, मोलर कंडक्टिविटी शो ए स्लाइट इंक्रीज विद डाइल्यूशन
एंड बिकॉज इसका रीजन क्या है, ये मैंने रेड में लिखा है, नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ आयन जो है वो सेम रहते हैं एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, गेट फुल्ली डिसोसिएटेड इवन एट हायर कंसंट्रेशन। तो अगर नंबर ऑफ आयन सेम है तो उसमें फिर कंडक्टिविटी में थोड़ा सा इंक्रीज क्यों है? इसका एक सिंपल सा रीजन है कि जब आप उसको क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो सोल्यूशन को, तो आयन में को मूव करने के लिए फ्री स्पेस ज्यादा मिल जाती है, मींस दे मूव अपार्ट। इसको टेक्निकली हम बोलते हैं दैट विल देयर इज अ डिक्रीज इन सोल्यूट इंटरेक्शन। सोल्यूट इंटरेक्शन डिक्रीज होने से आयन की मूवमेंट इजी हो जाती है। तो दूसरा फैक्टर क्या है? ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस, वो बढ़ गई। अगर ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयन बढ़ी तो उसके कारण से यहां पर स्लाइट इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज ऑब्जर्व्ड। लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो देखो बच्चों, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें अगर आप इसका को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें ये पता लगता है कि अगर कंसंट्रेशन कम हो रही है तो इसमें मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ रही है। और स्पेशली जब वो कंसंट्रेशन काफी कम हो गई ना, व्हेन, इसको टेक्निकली हम बोलते हैं व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, तो क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसके बीच में काफी इंक्रीज आ जाता है। इट शो एन अब्रप्ट इंक्रीज, लार्ज इंक्रीज। ऐसा क्यों? आपने क्लास 11th में एक लॉ पढ़ा था, उस लॉ का नाम था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन वहां पर है क्या, कि अगर हम ये कहें कि किसी एक सब्सटेंस को, मतलब ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मैं उसको क्या करूं, डाइल्यूट करता चला जाऊं, तो डाइल्यूट जब करते हैं ना तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, बढ़ जाती है। तो डिसोसिएशन उसकी बढ़ती चली गई, जैसे उसकी डिसोसिएशन बढ़ती चली गई तो उससे नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, नंबर ऑफ आयंस बढ़े तो क्या हुआ, नंबर ऑफ आयन बढ़ गए, डाइल्यूशन से उसकी ईज ऑफ मूवमेंट भी बढ़ी, जिसके कारण से रिजल्टेंट फैक्टर ये आता है कि दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट शो एन अब्रप्ट इंक्रीज एज वी मूव, एज द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। ये एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी। इसमें अगर हम बोर्ड की बात करें, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आता है, या ऑब्जेक्टिव्स में मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके बीच में आपको ये पता होना चाहिए, जनरलाइज फैक्ट याद रखो क्या, कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी में थोड़ा सा इंक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी शो ए वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज, अब्रप्ट इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, स्पेशली व्हेन दैट कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स के बिना कुछ नहीं है। अगर हम ये बात करें कि मतलब जो साइंस है उसको हम वैसे पढ़ लें जस्ट फनी तरीके से, नो, फनी तरीके से तो फन ही बन के रह जाता है। एक्चुअल चीज है कि यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कंसेप्ट को समझो, और कंसेप्ट को समझने के बाद उसको आप अप्लाई करो। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मजा आएगा साइंस पढ़ने का। साइंस के स्टूडेंट की एक एबिलिटी अलग होती है। मैं इस टॉपिक में, इस लेक्चर में, अभी जो आपके हमारे पास जो भी जितना टाइम इसमें बचा हुआ है, आई विल बी डिस्कसिंग विद यू द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसमें स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस, दैट्स ऑल। K specific conductivity is equal to C conductance into L upon A. L क्या है, लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, एंड A क्या है, एरिया बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का एरिया, और L क्या है बेटे, डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब किसी भी एक सेल के लिए L और A फिक्स होता है, इसलिए L अपॉन A इज कांस्टेंट, जिसको हमने नाम क्या देते हैं, सेल कांस्टेंट। बस मैं ये वाला जो फॉर्मूला है इसी के मॉडिफाई करता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, K स्पेसिफिक इज इक्वल टू C क्या हुआ, कंडक्टेंस इनटू L अपॉन A, सेल कांस्टेंट। बस इसी को मैंने रिवर्स कर दिया, देखो कैसे कर दिया। अब हमें पता है कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिस्टेंस, तो इसका मतलब K स्पेसिफिक इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेसिस्टेंस। इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे, सेल कांस्टेंट, ये अगर मैं इसको लिखूं, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। अब वही 1 बाय कंडक्टेंस इज रेसिस्टेंस,
सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू रेसिस्टेंस, लैम्डा मोलर इज इक्वल टू के स्पेसिफिक इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये हमने पहले डिस्कस किया है। और ऐसे इक्विवेलेंट में मोलैरिटी की बजाय नॉर्मेलिटी आ जाएगी। इन न्यूमेरिकल्स में कई बार सेल कांस्टेंट को निकालने के लिए सीधी लेंथ और एरिया दिया हुआ होता है, लेकिन समटाइम डायामीटर दिया होता है। भाई समटाइम जो होता है ना, मतलब हम ये कहते हैं जो सेल है वो ऐसा सर्कुलर बनाया होता है, सर्कुलर एरिया जिसके बीच में हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, तो उसमें उसका क्या होगा, डायमीटर होगा। तो आपको पता ही है, लोअर क्लास में आपने पढ़ा है कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, और इस रेडियस से आप क्या निकाल सकते हो, ए मींस एरिया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले भी हम एक दो न्यूमेरिकल में लगाकर देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सभी को एक सजेशन दूंगा कि बिफोर वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ इट, आप यहां पर एक पॉज लें, ये जो मैंने आपको दिया हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी के ऊपर इन न्यूमेरिकल्स को, इस फॉर्मूला को लिखें, बार बार लिखें, और इससे ये वाले फॉर्मूले सारे खुद एक बार ड्राइव करके बी कॉन्फिडेंट कि यस मुझे फॉर्मूला आते हैं, अब हम आगे इसके बाद करते हैं। ओके, बिफोर आई डिस्कस विद यू द न्यूमेरिकल्स आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, ये मैंने आपको एक स्क्रीन बिल्कुल स्टिल की हुई है, आप इसको रोककर और अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप थोड़ी देर के लिए इस लेक्चर को बंद कर दें और इन न्यूमेरिकल्स को ट्राई करें अपने पास। हम उसके बाद जब आप इस लेक्चर को इससे आगे चलाएंगे, मैं आपको इसके सभी के सॉल्यूशंस बताऊंगा। आप अपने प्रॉब्लम जो आपने की है और जो मैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं उससे कंपेयर करें, सो दैट कि आपको ये पता लगे दैट हाउ मच यू हैव लर्नड। इसमें जो पहला न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए लिखा है वो, उसमें ये रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल हैविंग 0.001 मोलर KCl इज 1500 ohms। व्हाट इज सेल कांस्टेंट, मतलब रेसिस्टेंस दे दिया आपको, सेल कांस्टेंट आपको इसके लिए निकालना है, और दिया हुआ है कंडक्टिविटी जो है वो दी हुई है कितनी, 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चों मैं आपको ये बात बता रहा था कि आपको जब भी करना है इसका फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला एक सिंपल मैंने आपको दिया, उससे आप सभी फॉर्मूलों को ड्राइव कर सकते हो। भाई के स्पेसिफिक इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, L अपॉन A सेल कांस्टेंट। अब मुझे यहां पे क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट, तो क्या आएगा, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू किसके बराबर, के स्पेसिफिक अपॉन कंडक्टेंस, मतलब के स्पेसिफिक इनटू क्या आ जाएगा, रेसिस्टेंस, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज रेसिस्टेंस। तो के स्पेसिफिक आपको दिया हुआ है 0.146 इंटू 10⁻³ और रेसिस्टेंस आपको पता है 1500, तो ये आपके पास सॉल्व करके आएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल था ये। सेकेंड न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे है, आपने उसको पढ़ लिया होगा, 0.05 मोलर, इसका मोलैरिटी दे दी, 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl हैज रेसिस्टेंस आपको दे दिया कितना, 31.6 ohms। व्हेन जो सेल है उसके बीच की जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड प्लेट्स, जो उसकी डिस्टेंस है वो है 1.4 सेंटीमीटर, और उसका जो एरिया है वो कितना है, 3.8। यूजिंग दिस डाटा आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसमें क्या निकालें, लैम्डा मोलर, मतलब मोलर कंडक्टिविटी। सुनो स्टूडेंट्स, कभी भी आपको न्यूमेरिकल करना हो तो मेरा हमेशा एक मानना है कि आप न्यूमेरिकल से पूछ लो कि क्या करना है। न्यूमेरिकल ने आपको यह बताया कि आपको निकालना है लैम्डा मोलर, मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, के स्पेसिफिक इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अब मोलैरिटी तो मुझे दी हुई है, ये देखो 0.05। इसका मतलब समहाउ अगर मैं किसी तरीके से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकाल पाऊं तो तब मैं इस फॉर्मूला में इसको पुट अप कर दूंगा एंड आई कैन गेट द आंसर। और मुझे ही पता है भाई जो के स्पेसिफिक है वो किसके बराबर होता है, कंडक्टेंस इनटू
सेल कांस्टेंट, ठीक है। और सेल कांस्टेंट किसके मतलब जो है के स्पेसिफिक। अब कंडक्टेंस जो है आपको तो रेसिस्टेंस दिया और कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है रेसिस्टेंस, और सेल कांस्टेंट क्या होता है एल अपॉन ए। यहां पर एल क्या है 1.4 अपॉन 3.8, मतलब ये एल अपॉन ए हो गया, ये तो क्या हो गया सेल कांस्टेंट। और कंडक्टेंस क्या है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब 1 अपॉन 31.6। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये इट विल कम आउट टू बी 0.0116 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बस अब तो आपको इस फॉर्मूले में लगाना है लैम्डा मोलर स्पेसिफिक इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 0.0116 इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी कितनी 0.05। तो ये आपके पास सॉल्व करके 232 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। ये जो थर्ड न्यूमेरिकल मैंने यहां पे लिखा है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, इसको एक बार समझें। इसके अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर केसीएल इज 100 ओम। भाई इसकी मोलैरिटी ये है और रेसिस्टेंस 100 ओम हो गया। वो कहते हैं व्हेन इसी सेल में ठीक है, जब हम 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ केसीएल की बजाय 0.02 मोलर सोल्यूशन ऑफ केसीएल डाल देते हैं तो उस सोल्यूशन की जो रेसिस्टेंस है वो आ जाती है 520। कितनी आ जाती है 520 ओम्स। तो आपको इस डेटा को यूज करते हुए क्या निकालना है, इस सोल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालनी है और इस सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अगेन वही बात, क्या भाई इसकी आपको क्या निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी। तो हमारी अप्रोच क्या है, लैम्डा मोलर इज इक्वल टू के स्पेसिफिक इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। इसका मतलब मोलैरिटी तो मुझे दी हुई है, लैम्डा मोलर तो मुझे निकालना है। 1000 कांस्टेंट, अगर मैं किसी तरीके से के स्पेसिफिक निकाल लूं तो मेरा काम बन जाता है। अब के स्पेसिफिक है, पहले भी मैंने फॉर्मूले किए हैं, इज इक्वल टू क्या होता है सेल कांस्टेंट बाय रेसिस्टेंस। मुझे रेसिस्टेंस इसकी दी हुई है, इसका मुझे अगर ये वाले सेल की का सेल कांस्टेंट का पता लग जाए तो मैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसकी पता लग गई, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पता लग जाएगी तो मैं मोलर कंडक्टिविटी निकाल पाऊंगा। इसमें मेरा जो अब सारा कंसंट्रेशन है वो इस बात पे होना चाहिए कि मैं क्या किस तरीके से इसका सेल कांस्टेंट निकालूं। सेल सेम है, सेम सेल है तो उसका सेल कांस्टेंट सेम होएगा। तो इस डेटा से अब मैं सर्च करने की कोशिश करूंगा कि क्या मैं किसी तरीके से इसका सेल कांस्टेंट निकाल सकता हूं। देखिए मुझे पता है के स्पेसिफिक इज इक्वल टू क्या सेल कांस्टेंट है ना अपॉन रेसिस्टेंस। तो इसका मतलब सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू किसके बराबर के स्पेसिफिक इनटू रेसिस्टेंस। मुझे इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी हुई है और वो कितनी है उसी आप न्यूमेरिकल अगर आप उसको देखें ध्यान से वो है 1.29 साइमन पर मीटर इनवर्स। साइमन मीटर इनवर्स, सॉरी पर मीटर इनवर्स नहीं, साइमन मीटर इनवर्स। तो सेल कांस्टेंट मैंने निकाल लिया, के स्पेसिफिक कितनी है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। रेसिस्टेंस मेरे को दिया है 100। तो ये मैं सेल कांस्टेंट इससे निकाल लिया। इससे जो सेल कांस्टेंट मेरे पास आएगा है ना, इससे जो सेल कांस्टेंट आएगा वो आएगा 1.29 मीटर इनवर्स है ना। ये आपके पास क्या हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो यहां पर, ठीक है 0.001 मतलब 129 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 129। अब आप इसकी वैल्यू को यहां पर लगाएं। क्या सेल कांस्टेंट आपको पता है, रेसिस्टेंस आपको पता है, तो क्या आ गया आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मींस देखिए के स्पेसिफिक। इसके लिए क्या होगा सेल कांस्टेंट क्या है 1.29 इंटू 100 अपॉन इसकी रेसिस्टेंस कितनी है 520। अब इससे आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल लें तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के स्पेसिफिक
1.29 इंटू 100 अपॉन 520, ये तो केस स्पेसिफिक है, इंटू 1000 अपॉन इसकी मोलैरिटी दी हुई है आपको कितनी 0.02। ये जो आंसर आएगा इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन आएगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, इसमें आएगा ये आंसर। अगर आपने स्क्रीनशॉट पहले लिया होगा तो मैंने उसके बीच में रेड कलर से इसके आंसर लिखे हुए हैं, वहां पर इसका आंसर जो है वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में है, लेकिन यहां पर इसका आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। इसको सेंटीमीटर में आप चेंज कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल भी आपका, ये फोर्थ न्यूमेरिकल, ये भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। इसमें लगभग सारा हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है और एक बार दोबारा रिवाइज हो जाता है। इसमें दिया हुआ रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉलम, एक ऐसे कॉलम बना हुआ है, ऐसे कॉलम जिसके बीच में हमने क्या डाला 0.05 मोलर NaOH, एंड फॉर दिस कॉलम इसका जो डायमीटर था वो कितना था 1 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर, एंड द रेसिस्टेंस इज गिवन, मतलब लेंथ 50 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका 1 सेंटीमीटर, इसमें क्या डाला है 0.05 मोलर NaOH, ये डाला है, ठीक। और इसकी जो रेसिस्टेंस है वो कितनी है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम्स, ये है। तो आपको इसमें रेसिस्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, मतलब काफी कुछ निकालना है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए सबसे पहले तो हमें सेल कांस्टेंट चाहिए होगा, और सेल कांस्टेंट आपको पता है क्या होता है L/A, ठीक। सेल कांस्टेंट इज L/A। हमें एरिया नहीं दिया हुआ, यहां डायमीटर दिया है, तो डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गया A/2, 1/A/2 नहीं, रादर मुझे ये बोलना चाहिए क्या, डायमीटर बाय 2, डायमीटर उसका कितना है 1 सेंटीमीटर बाय 2, ये हो गया। अब आपको पता होना चाहिए A जो एरिया होता है इसको πr², ये फॉर्मूला आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में, पाई 22/7 r², ये तो ये आपके पास क्या हो गया एरिया, दिस इज व्हाट लेंथ। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू L/A 50/0.785, बस इसकी वैल्यू मैंने लगाई तो यू विल गेट दिस आंसर। ये आपके पास आ गई वैल्यू किसकी, सेल कांस्टेंट की। मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, क्या सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 63.69 सेंटीमीटर इनवर्स। अब मुझे रेसिस्टेंस दी हुई है, सेल कांस्टेंट दिया हुआ, ठीक है, मोलैरिटी दी हुई है, बाकी सभी को मैं रब करता हूं और मैं एक एक करके आपको ये सारा समझा देता हूं कि हम इसमें कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला वही, सिर्फ वही फॉर्मूला, क्या मैंने आपको क्या बोला था, K स्पेसिफिक इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो K स्पेसिफिक इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेसिस्टेंस। सेल कांस्टेंट हमने निकाल लिया, कितना 63.69, रेसिस्टेंस हमें दिया हुआ है 5.55 10⁻3, ये दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या आ गई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू आएगी 1.148 इंटू 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी। मोलैरिटी, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, लैम्डा मोलर इज इक्वल टू किसके बराबर है, लैम्डा मोलर, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K स्पेसिफिक इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। K स्पेसिफिक ये निकाला मैंने 1.148 10⁻² 1000 अपॉन मोलैरिटी, कितनी है इसकी मोलैरिटी 0.05, ये सॉल्व करके आएगा मेरे पास 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखें तो इसमें एक चीज और पूछी हुई है और वो है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी
इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1 बाय 1.148 10⁻²। ये आएगा। इट विल कम आउट टू बी 87.13 ओहम सेंटीमीटर। ये इसके यूनिट्स होंगे। आई होप सो कि आप सभी बच्चों को ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप खुद करो, समझो। एंड बच्चों, अगर आपको ये सारी बात समझ आ रही हो, आपको ये सारी चीज अच्छी लग रही हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट कि आपको आने वाले और जितने भी मैं इसमें लेक्चर्स दूं, आपको उसकी इंफॉर्मेशन अपने आप मिलती रहे। इट विल प्रमोट इट। ये आप इस वर्क को एक अच्छे वर्क को प्रमोट करेंगे बस। थैंक यू।